अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद वोरा है। मैं अहमदाबाद में एज अ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ टाइम से जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से मतलब मेजोरिटी अपने जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो अपने डॉक्टर्स को दिखा नहीं पाए। यूजुअली क्या होता है कि प्री रमज़ान सब डायबिटीज़ के पेशेंट अपने अपने डॉक्टर को दिखाते हैं और उसके बाद डॉक्टर उनके डोजेज एडजस्ट करते हैं तो उनको सलाह देते हैं। तो उसके हिसाब से पेशेंट या तो रोज़ा रखना है, नहीं रखना है, और कौन सी दवाई में क्या बढ़ोतरी करनी है, क्या कम करना है, किस तरह से कौन सी चीज़ देनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बेसिकली ये कोरोना के चलते हुए जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हो नहीं पाई। तो ये वीडियो बनाने का मेन मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ तुम्हें इसमें गाइड कर सकूं और उससे तुम्हें थोड़ा सा कुछ हेल्प मिले ये वीडियो से। ये वीडियो पेशेंट्स के लिए और कुछ फैमिली फिजिशियंस हो उनके लिए है, बेसिकली मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो अपने रमज़ान में रोज़ा क्या है, तो हम रोज़ा मतलब क्या जो फास्टिंग रखते हैं वो इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है। उसमें हम सुबह में शहरी के टाइम पे उठते हैं, वहाँ से हम खाना बंद कर देते हैं, पानी वानी कुछ नहीं ले सकते, और शाम को इफ्तार के टाइम पे हम रोज़ा खोलते हैं, तब हम सब ले सकते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, सुबह में सहर करके उसके बाद शाम को इफ्तार करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो कुछ दवाई ले रहा होता है, कई लोगों की दोपहर की दवाई चल रही होती है, तो वो किस तरह से मैनेज करना वो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊंगा। अब जो मुख्यत्वे 4 प्रश्न आते हैं हमारे सामने वो ये है कि पहली चीज़ कि क्या डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रख सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर रख सकता है तो कौन से रिस्क हैं जो उसको ध्यान रखने चाहिए। तीसरी चीज़ कि उसका जो डाइट है वो क्या होगा। और चौथी चीज़ उसका जो दूसरा ड्रग्स और जो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले जो ये मैं समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो 2 टाइप है वो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ किसको कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब जिसके अंदर जो छोटी उम्र से होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही लेना पड़ता है, जिसको दवाई काम नहीं आती, उनको सिर्फ इंसुलिन लेना पड़ता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ये है कि वो जो पेढ़ी दर पेढ़ी चलता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर मतलब कई दवाई से काम चलता है, और कई लोग जो एडवांस है या जिन लोगों को दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग इंसुलिन भी लेते हैं। तो जो इनमें से 2 में से टाइप 1 वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं लेते तो उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की जो बीमारी है वो होने का डर रहता है। तो उनके लिए जो मैनेजमेंट है थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रख सकता है। अब ये चीज़ को मैं तुम्हें थोड़ा आसान करने के लिए डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ हैं उनको मैं 4 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। कि जो 4 ग्रुप में से पहला ग्रुप है वेरी हाई रिस्क ग्रुप। तो ये कौन है वेरी हाई रिस्क ग्रुप? दूसरा है हाई रिस्क ग्रुप, तीसरा है मॉडरेट रिस्क और चौथा लो रिस्क ग्रुप। तो इसमें से वेरी हाई रिस्क ग्रुप और जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो वेरी हाई रिस्क मतलब कि जिनको ज़्यादा खतरा है और जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग को रोज़ा रखने में थोड़ी मुश्किल है। तो वो कौन लोग हैं? तो उसमें से सबसे पहला वेरी हाई रिस्क ग्रुप में कि जिनको बार बार पिछले 3 महीने में शुगर कम हो जाता हो। जैसे कि मतलब आपने शुगर कम हो जाना मतलब कि जो शुगर का प्रमाण है वो तुम्हारा 60 से नीचे चले जाना। तो 60 जो रैंडम शुगर है वो उससे कम हो गया हो, या पिछले 3 महीने में उनका बार बार शुगर कम हो गया हो, या उनको हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस मतलब कि शुगर कम हो जाता हो तो उन्हें पता ही ना चलता हो, सीधे बेहोश हो जाते हो, या उसके बाद चेक करते हो तो उस तरह से पता चलता हो। चौथी चीज़ कि जो डायलिसिस, जो शुगर के साथ डायलिसिस करवाते हो, तो ये लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है बट बहुत पुअरली कंट्रोल है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है पर उनका कुछ खास अच्छे से कंट्रोल नहीं है, ये लोगों को ये लोग वेरी हाई रिस्क ग्रुप में, इनके लिए तो रोज़ा रखना बहुत ही मुश्किल है, और ये अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इनको मतलब कुछ रिस्क साथ में एसोसिएटेड है। दूसरा आता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप, ये मतलब वेरी हाई रिस्क ग्रुप जितना रिस्की नहीं है पर इसके अंदर भी रोज़ा ना रखे तो बेहतर है, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर कौन आता है कि जिनका डायबिटीज़ कुछ टाइम से बिल्कुल अनकंट्रोल चल रहा है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले, कुछ जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो इंसुलिन के ऊपर है, इंसुलिन के ऊपर उनका कंट्रोल है, और जो किडनी के मरीज़ हैं मतलब जिनको डायलिसिस नहीं चल रहा पर डायबिटीज़ के साथ किडनी के मरीज़ है, और जिनको डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड जैसे कि हार्ट का फंक्शन कम चल रहा है, या फेफड़े की कोई बीमारी या लीवर की कोई बीमारी, तो डायबिटीज़ के साथ ये सब बीमारियां और ये सब चीज़ें हैं, तो ये लोग हाई रिस्क ग्रुप में है, तो इनको भी रोज़ा रखना थोड़ा सा खतरे वाला रहेगा। जो लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क ग्रुप है वो जो है बेसिकली उनके लिए रोज़ा रखना मतलब रोज़ा मेडिकल जो गाइडलाइंस है और जो मेडिकल जो एडवाइस है डॉक्टर की उसके हिसाब से रख सकते हैं। और उनके वो कौन है जिनको मॉडरेट और लो रिस्क ग्रुप में आते हैं,
उसे मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क ग्रुप में बेसिकली वो लोग आते हैं जिनका डायबिटीज या तो सिर्फ डाइट कंट्रोल पे, कई लोग आपने देखे होंगे कि डायबिटीज है लेकिन सिर्फ खाना पीना में परहेज करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल आ जाता है, ऐसे लोग, या फिर जिनका डायबिटीज कंट्रोल में है ऐसी दवाइयों से जिनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम है, जैसे कि मेटफॉर्मिन नाम की दवाई आती है, एकार्बोस नाम की दवाई आती है, SGLT ग्रुप एक दवाई आती है, और दूसरी दवाई जो सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन नाम की जो दवाइयां हैं वो कुछ कुछ दवाइयां हैं। तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो शुगर कम हो जाने के रिस्क कम रहता है, तो ये ग्रुप रोजा रख सकता है, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद और सब ध्यान रखने के बाद जो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये चीज तो हो गई कि कौन कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता। अब ये आता है कि अगर रमजान में हम डाइट क्या लें, तो डाइट के अंदर ये है कि जैसे हम मैक्सिमम जो नॉर्मल इंसान 4 से 5 बार डायबिटीज का डाइट लेता है, रमजान के अंदर वो 3-4 बार हो जाता है। या हम एक शहर में डाइट लेते हैं, इफ्तार में लेते हैं, और कई बार जैसे तरावी के पहले या तरावी के बाद कई लोगों की जैसे आदत होती। तो इसके अंदर डाइट में ये है कि इफ्तार के टाइम पे जैसे आप लेते हो तो खजूर के साथ आप जो कुछ फ्रूट्स और ग्रीन सब्जी है ये सब चीजें ज्यादा लो। आप जैसे ज्यादा डीप फैट में जैसे तली हुई चीज, ट्रांस फैट ज्यादा हो जिसमें, जैसे कि पकोड़े हैं, समोसे हैं, तो ये सब चीजें, या फिर जो डायरेक्ट जिस चीज से शुगर एकदम बढ़ जाए जैसे कि जूसीस है कुछ कुछ जिसमें ज्यादा शुगर डाला हुआ है, या फालूदा और ये सब चीजें, वो चीज अवॉइड करो। आप मिल्क ले सकते हो, आप दूध का ग्लास ले सकते हो। आप जो इफ्तार के आप जैसे 2 या 2.5 घंटे बाद जैसे तरावी के पहले पहले भी आप दूसरा एक जो शॉर्ट डिनर टाइप आप कर सकते हो, उसके अंदर आप रोटी सब्जी दही और ये सब चीजें ले सकते हो। शहरी के टाइम पे जो आप खाना खाओ तो शहरी के टाइम पे लेट खाना खाओ। कई लोगों की आदत होती है कि जल्दी शहरी कर लेते। डायबिटीज वालों को मैं एडवाइस करूंगा कि शहरी के टाइम आप थोड़ा लेट रखिए, जब जो आखिरी टाइम पे आप शहरी करिए। शहरी के टाइम पे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मतलब जैसे रोटी है, चावल है और ये सब चीजें ज्यादा लीजिए। उसके साथ जो जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रीन सब्जी और इसी ज्यादा लीजिए। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको खाने में जो पानी का प्रमाण भी काफी ज्यादा रखना है। अभी अब गर्मी का रोजा है, ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे तक हम खाली पेट रहते हैं, तो गर्मी के रोजे में आपको पानी का खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन होगा जो डायबिटीज के लिए अच्छी चीज साबित नहीं होगी। तो ये चीज डाइट हुई। एक्सरसाइज में ये है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप जो नमाज पढ़ते हो, आप तरावी पढ़ते हो, ये सब चीजें एक्सरसाइज में ऑलरेडी आ जाती है। तो एक्सरसाइज आपको जो हैवी नहीं करनी, हल्की फुल्की जो आपकी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत चलना वलना है वो आप कर सकते हो। और टाइप 1 डायबिटीज वालों को और थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी चीज आती है कि कौन से रिस्क अवेलेबल है, मतलब इसके साथ कौन से रिस्क है, क्या चीजों का खतरा ध्यान रखना है। तो सबसे खतरे वाली चीज ये है कि एक तो शुगर कम हो जाना, दूसरी चीज है शुगर बढ़ जाना, तीसरी चीज है कि भाई जैसे डिहाइड्रेशन हो जाना, और चौथी चीज है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मतलब कीटोन शरीर में बढ़ जाना। तो जो शुगर कम हो जाना मतलब क्या चीज, शुगर कम हो जाना मतलब कि आपका जो ब्लड का शुगर है वो एक लेवल से कम हो जाता है। शरीर का एक लेवल है, जैसे कि आपका 90 से कम होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। आपका जैसे 60 से जैसे 70 के आसपास आता है तो आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो होते हैं, मतलब शरीर अपने आप ट्राई करता है कि आपका शुगर बढ़ाए, और 60 से नीचे जाता है तो धीरे धीरे मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो बोलते हैं, जैसे कि शुगर कम हो, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा, आपको ध्रुजारी चढ़ने लगेगी, धड़कन बढ़ सकती है, चक्कर जैसे आने लगेंगे, आपको थोड़ा सा घबराहट जैसा आपको जो महसूस होगा, और जो थोड़ा और ज्यादा कम हो गया तो कई बार बेहोशी जैसा छाने लगता है। तो ये शुगर कम होने के सिम्टम्स है। इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तुरंत ही रोजा तोड़ दे। अगर रोजे की हालत में है तो तुरंत ही आपका शुगर जो ब्लड ग्लूकोज है उसको चेक करे, और ब्लड ग्लूकोज चेक करने के बाद कम हो, रोजा तोड़ के तुरंत कुछ मीठा खा ले। तो ये पहली चीज, और तुरंत ही फिर डॉक्टर की एडवाइस ले। दूसरी चीज है शुगर बढ़ जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रोजा रखते हैं, शुगर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रमजान के टाइम पे जो शुगर वाली चीजें हैं वो ज्यादा खाने में आती है, तो कई बार ज्यादा खाने में आई तो आपका जो जैसे शुगर बढ़ गया तो आपको क्या होगा, जबान ड्राई होने लगेगी, पेशाब ज्यादा होने लगेगा, पसीना होने लगेगा, आपको बेचैनी घबराहट जैसी चीजें होने लगेगी। तो ये सब चीजें होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका शुगर बढ़ रहा है, तुरंत चेक करवाइए। अगर शुगर आपका, जैसे आप टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हो, शुगर आपका 300 से ज्यादा है, तो आप पेशाब में कीटोन्स या ब्लड में कीटोन्स चेक अगर ज्यादा है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। और इसी तरह से अगर टाइप 2 डायबिटीज में भी 300 से ज्यादा है, आपको कीटोन्स चेक करने हैं और उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अगर हो सके, अगर तकलीफ है कुछ भी, तो तुरंत रोजा खोल देना है आपको। उसके बाद जो है कि भाई तीसरा डिहाइड्रेशन, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को पानी और ये सब पीने की इतनी आदत नहीं होती। रमजान में हम 15-16 घंटे कम से कम खाली बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं पीना होता, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन रह सकता है। डिहाइड्रेशन आपके शुगर के जो कंट्रोल है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, उससे थ्रोम्बोसिस और ये सब चीजें का रिस्क भी रहता है। तो ये चीज का भी खास ध्यान रहे कि आपको अच्छे से लिक्विड और इस चीज का ध्यान रखना है।
अब दूसरी चीज के कब कब रोजा तोड़ दिया जाए, तो रोजा बेसिकली आपका जैसे आपको हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर, जैसे आपका 17 से 70 से या 60 से कम होने लगे शुगर, तो तुरंत आपको रोजा खोल देना है। आपका 300 से ज्यादा हो शुगर, तो आपको मैंने बोला उस तरह से कीटोन्स चेक करना है। अगर और कुछ ज्यादा शरीर में गड़बड़ लगे तो आपको रोजा खोल देना है। उसी तरह से आपको जैसे कोई मेजर और कोई बीमारी हो, जैसे आप बीमार हो और अभी जिस तरह से बीमारी चल रही है कोरोना की, आपको फीवर है, आपको मतलब बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ, तो तुरंत आपको डॉक्टर का संपर्क करना है और आपको रोजा इस हालत में बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। अब ये चीजों के साथ ये है कि आपको कुछ कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया शुगर कम होने के लक्षण, शुगर ज्यादा होने के लक्षण। तीसरा, आपके घर में एक मशीन होना चाहिए जिससे आपको बार बार शुगर चेक कर सके, जिसको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। मतलब आपको बार बार शुगर चेक करना है, तो उससे क्या पता चलेगा कभी बहुत घट रहा है तो आप पहले से चौकन्ने रह सकते हो और आप उसका ध्यान रख सकते हो। और दूसरी चीज, अब ये जो पार्ट है जो मेडिसिन का पार्ट, ये बेसिकली फैमिली फिजिशियन और पेशेंट के लिए कम है, फैमिली फिजिशियन के लिए ज्यादा है। ये बेसिकली ये है कि कुछ कुछ जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि कुछ कुछ दवाई पे हैं, कुछ इंसुलिन पे होते हैं, तो उसका कैसे मैनेज करना है। तो जैसे कि कुछ कई लोग जो डाइट कंट्रोल पे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको डाइट का जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से डाइट लेंगे तो बेशक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो कुछ दवाई पे है, जैसे कुछ दवाई जो है जो हाइपोग्लाइसेमिया का चांस कम रहता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन की दवाई है, एकार्बोस की दवाई है, जैसे ग्लिप्टिन्स हैं और SGLT इनिबिटर्स है, ये सब जो ग्रुप है, ये सब अलग अलग दवाइयां हैं। इसके अंदर शुगर कम होने का रिस्क कम रहता है। तो इसके अंदर ये है कि बेसिकली अगर ये दवाई लेते हैं तो डोज एडजस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसके अंदर बेसिकली अगर जैसे आप जो एक ही टाइम डोज लेते हो तो आपके लिए आसान है, वो डोज आप इफ्तार में कर दो। जैसे आप मॉर्निंग में एक ही टाइम डोज लेते थे तो आप इफ्तार में कर दो। अगर आप 2 टाइम डोज लेते थे तो मॉर्निंग का डोज थोड़ा सा आपको 20-30% कम कर देना है और इफ्तार में आपका जो शाम का डोज है वो आपको चालू रखना है, जो मॉर्निंग का डोज है वो इफ्तार में कर देना है। और अगर जो आप सल्फोनिलूरिया नाम की दवाई आती है, मतलब कि जो ग्लिमिप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिपिजाइड है, ये सब चीजों में से कोई दवाई लेते हो तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये दवाइयां शुगर और कम कर देती है। तो ये दवाई अगर कोई लेते हैं तो जो आपका मॉर्निंग का डोज है वो आप इफ्तार के टाइम पे ले सकते हो, और शहरी का डोज या तो अगर जैसे शुगर कम रहता है, आपको चेक करना है शुगर कम रहता है तो मॉर्निंग का डोज, शुगर का डोज जो स्किप कर सकते हो या फिर उसको आधा कर सकते हो। उसी तरह से इंसुलिन पे अगर कोई इंसान है तो अगर जैसे इंसुलिन में बेजल इंसुलिन आता है जो आपको रात को एक ही टाइम लेते हो, तो उसका डोज 20-30% शुगर को देख के रिड्यूस करना होता है। और दूसरा जो अगर आप मिक्सटार्ड या ऐसा कुछ लेते हो तो उसमें जो मॉर्निंग का डोज लेते थे वो इफ्तार के टाइम पे, और जो इवनिंग का डोज है वो थोड़ा कम करके शहरी के टाइम पे ले सकते। पर ये सब चीजें आपको शुगर के मतलब चेक करने के साथ और डॉक्टर की सलाह के बाद ही करनी है, उसके बगैर प्लीज ना करें। तो मेरे हिसाब से मैंने जो समझा है, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो से काफी सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आपको एक कुछ पॉजिटिव आपको मतलब पता चले। और आई होप कि रमजान आप सबके अच्छे जाए। मेरे लिए दुआ में खास याद रखें कि कोरोना की बीमारी चल रही है, गवर्नमेंट बार बार निर्देश दे रही है आप घर में रहें। आप जो मस्जिद में तरावी पढ़ने ऐसे ना जाएं, जैसे काफी सारे मुफ्ती साहब, इमाम साहब ने बताया हुआ है कि गैदरिंग्स जो है उसको अवॉइड करें, घर में बैठ के खूब तिलावत करें, नमाज पढ़ें, और खास मेरे के लिए दुआ में याद रखें। थैंक यू।